बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसका सेकंड पोर्शन है आज। इसमें पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इन दोनों टर्मिनोलॉजी से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि जिस सिस्टम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होंगे वो वीकली रिपेल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी में। तो यहाँ हमने इस हकीकत को समझना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ये है हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ जिसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मुख्तलिफ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हवाले से हमने फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं मालूम किया है। स्कैंडियम +3 में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रखती, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी आउट हो गया, और d में 1 था वो भी आउट हो गया। और जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखती है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो s में होते हैं 4s में वो आउट हो जाएंगे, तो इनमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकियों के केस में भी आप देख सकते हैं टाइटेनियम +3, वेनाडियम +3, क्रोमियम +3 एंड मैंगनीज +3, इनकी फॉर्म में बिलतरतीब 1, 2, 3 और 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंगनीज +2 और आयरन +3, इसको हम फेरिक भी कहते हैं, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनमें मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा, यानी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। आयरन +2 की फॉर्म में एक पेयर बन जाता है जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन 4 रह जाएंगे, और कोबाल्ट +2 की फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन 3 रह जाएंगे क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स पेयर अप हो जाएंगे। और निकल के केस में 3 पेयर अप हो जाएंगे तो पीछे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे फ्री, और कापर के केस में 4 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। और जिंक के केस में 5 d ऑर्बिटल्स पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी चीज़ को अगर ग्राफिकली देखा जाए तो हम एटॉमिक नंबर वर्सेस मैग्नेटिक मूवमेंट ग्राफ बनाते हैं। तो स्कैंडियम +3 के केस में म्यू की वैल्यू और जिंक +2 के केस में भी म्यू की वैल्यू 0 है क्योंकि इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसा कि अभी हमने टेबल के अंदर इस चीज़ को मुलाहजा किया। और मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यूज़ होगी आयरन +3 के लिए और मैंगनीज +2 के लिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज़ आएंगी। और इनके दोनों साइड पे ये चीज़ फॉल कर रही है, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कम थे और कुछ d ऑर्बिटल्स एम्प्टी थे, और आगे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हैं क्योंकि d ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग का अमल स्टार्ट हो चुका था। आप इसको दोबारा बुक्स पे भी देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। म्यू कैसे मालूम किया जाता है? इस इक्वेशन के ज़रिए से म्यू = n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n+2, और n क्या है? नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा कि स्कैंडियम में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, सारा कुछ 0 हो जाएगा। बाकियों को भी इसी तरीके से आप फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा कि टेबल में आए थे वो पुट करके म्यू की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमारे सिलेबस में इसकी डिटेल नहीं, बहुत आसान सा है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को डिटरमिन करने और म्यू की वैल्यू मालूम करने के लिए हम गोए बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हिस्सा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन मेटल्स ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो इसमें मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है लेकर 7 तक, दूसरे अल्फाज में +1 से लेकर +7 तक तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7।
और इससे हम पीछे आएंगे तो क्रोमियम और आयरन, इन दो में हम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और 6 भी कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी 6 थी, इनमें भी शामिल कर लें। और फिर नीचे आएंगे तो हम वेनाडियम और कोबाल्ट में भी 5 और 5 ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से इसको अब बढ़ाते जाएं तो ये बहुत आसान है। 4 करेंगे तो इसके अलावा ऊपर भी एक 4 बढ़ा दें और नीचे भी एक 4 बढ़ा दें, और 3 करेंगे तो यहाँ भी एक 3 बढ़ा दें और नीचे भी एक 3 बढ़ा दें। तो बाकी फाइनली पे आएंगे तो यहाँ स्कैंडियम के अलावा तो फर्स्ट पे कोई ट्रांजिशन मेटल है नहीं, यहाँ ये एंड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जिंक मौजूद है तो यहाँ पे ये 2 भी आएगा। 1 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज भी शो करती है, आयरन भी शो करती है, कापर भी शो करती है। इस स्कीम के ज़रिए से आप बड़ी आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। इससे हमें वाज़ेह हुआ कि तमाम एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और +2 से आगे बढ़ाना चाहें तो इससे बढ़ाते जाएं, यहाँ 3 से स्टार्ट करें और आखिरी एक को छोड़ दें, फिर 4 से करें तो इसको भी एक छोड़ दें, यहाँ भी एक छोड़ दें, 5 लाना चाहते हैं यहाँ भी एक छोड़ दें, इसको भी एक छोड़ दें, 6 लाना चाहते हैं इसका भी एक एलिमेंट छोड़ दें, इसका भी एक छोड़ दें, और 7 लाना चाहते हैं इसका भी एक छोड़ दें, इसका भी एक छोड़ दें, जस्ट यही बचेगा। इस तरीके से इसको याद करना निहायत आसान हो जाता है। और इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का सबब ये है कि यहाँ सिर्फ 4s ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि 3d सब शेल के जो जुमला ऑर्बिटल हैं 3dxy, 3dyz, 3dxz एंड सो ऑन, ये जो 5 ऑर्बिटल हैं वो भी अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं, जिसके बायस ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। कलर्स, ट्रांजिशन मेटल्स जितनी भी हैं ये सॉल्यूशन फॉर्म में और कंपाउंड फॉर्म में कलर्ड कोई ना कोई कलर ज़ाहिर करती हैं नॉन टिपिकल्स के अलावा। तो इसमें हमारे पास समझने के लिए ये डायग्राम है, ये डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं और ये डीजेनरेट हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जब ये कम्प्लेक्स नहीं बनाते। जब इनके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है या लिगेंड आता है और कंपाउंड बनाते हैं, लिगेंड को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। 3 ऑर्बिटल्स एक तरफ लो एनर्जी के और 2 ऑर्बिटल्स एक तरफ हायर एनर्जी के। बाज़ केसेस में 2 ऑर्बिटल जो हैं ये नीचे आ जाते हैं लो एनर्जी के, और 3 ऑर्बिटल्स जो हैं ये ऊपर चले जाते हैं हायर एनर्जी के। इसको BSc के अंदर डिटेल से स्टडी किया गया है। बहरहाल जब भी इसके ऊपर एक फोटान गिरेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जंप करके यहाँ पे चला जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जो फोटान इसने एब्जॉर्ब किया था उसको यहाँ से एमिट कर देगा। और हम चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रखने वाली वेव होगी, लिहाजा स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेसिफिक कलर एग्जिबिट करती है, और इस अमल को हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन कहते हैं मुंतकिल होने को, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में मुंतकिल होता है, और इसकी डी ट्रांजिशन से एक्साइटेशन हुई, और डी एक्साइटेशन के वक्त हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की वेव्स पैदा होंगी और वो एक ख़ास कलर एग्जिबिट करेंगी। हमारे पास एग्जांपल है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 कैटाइन। इनके नाम भी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 कैटाइन ये हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर हमने वाइट लाइट को फॉल किया तो ये येलो कंपोनेंट को तो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन ब्लू एंड रेड को यहाँ से ट्रांसमिट होने देगी, इसे गुजरने देगी, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो वायलेट होता है, जिसकी वजह से ये वायलेट कलर की फॉर्म में ज़ाहिर होगी। ट्रांजिशन कंपाउंड्स चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स जब ABC या AB टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उनके दरमियान इंटरस्टाइसिस प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्रेविसेस बन जाते हैं।
तो चंद नॉन मेटल जैसे कि हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, ये छोटा साइज होने की वजह से इन इंटरस्टाइसिस के अंदर अपनी जगह बना के यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी इन कंपाउंड्स की कोई रेशो फिक्स नहीं होती, जैसा कि टाइटेनियम कार्बाइड, मैंगनीज नाइट्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड और फेरिक हाइड्राइड वगैरह बनाती हैं। ये आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी, और ये अक्सर व बेशतर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रखते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स उस मेटल से जिसके साथ ये मिल के कंपाउंड्स बनाते हैं। मसलन मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस मुख्तलिफ हो जाती है इनमें, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अक्सर व बेशतर चेंज हो जाती हैं। सेकेंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है एलाय फॉर्मेशन। ये भर्त बनाते हैं, एलाय। इनको हम सब्स्टिट्यूशनल कंपाउंड्स भी कहते हैं। रीज़न ये है कि एक एटम निकलता जाता है और दूसरी मेटल का एटम उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट होता जाता है। इसको डिफाइन करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स का एक सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसलिए कहा क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एक मेटल के अंदर अदर मेटल या मेटल्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। रीज़न क्या है इसके बनने की? वो ये है कि सेम साइज़ के मेटल एटम्स एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। मसलन स्टील में हम आयरन के अंदर क्रोमियम, मैंगनीज और निकल को मिक्स करते हैं, और इन मेटल्स के जो एटॉमिक साइज़ हैं वो आयरन के एटॉमिक साइज़ के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। लिहाजा जब इसको पिघला के ये चीज़ें इसमें पुट करेंगे तो आयरन के चंद एलिमेंट्स को निकाल कर उसकी जगह पे ये एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से ब्रास, कापर और जिंक का एलाय है, ब्रोंज, कापर और टिन का, और इसी तरीके से जर्मन सिल्वर, कापर, जिंक और निकल का एलाय है। इसकी और भी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे सिलेबस में, जैसे इतनी ही हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।